नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं अथर्व की अथैया का अंतिम भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का 14वां भाग शुरू करते हैं। अथर्व अपने पिता शिवराज का नाम जोर जोर से पुकारते हुए बंगले के हाल में आता है। हाल के अंदर उसकी दादी माँ सरस्वती बैठी हुई होती हैं। वहाँ उसकी दादी माँ सरस्वती के अलावा और कोई भी नहीं होता। अथर्व को अचानक से देख करके सरस्वती तुरंत उठ करके खड़ी हो जाती हैं। अथर्व ऊपर वाले फ्लोर की तरफ देखते हुए अपने पिता शिवराज को पुकारे जा रहा होता है। वहीं सोफे के पास खड़ी सरस्वती चौंकते हुए उसे देखे जा रही होती हैं। इतने में अथर्व एक बार फिर से अपने पिता शिवराज को पुकारता है, डैड डैड बाहर आइए। अथर्व, क्या हुआ, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? सरस्वती ने चौंकते हुए पूछा। अथर्व गुस्से से देखते हुए, दादी माँ, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, पुकार रहा हूँ उन्हें। सरस्वती फिर से चौंकते हुए, मगर किस लिए? अथर्व, दादी माँ सरस्वती से, वो भी आपको जल्द ही पता चल जाएगा। बहुत प्यार करती हैं ना आप अपने बेटे से, बहुत विश्वास है ना आपको उन पर। अरे वो इंसान आपके या मेरी माँ के विश्वास के लायक नहीं है। अरे हुआ क्या है यह बताएगा? हाँ बताऊंगा ना, पहले आप अपने होनहार बेटे को तो आ जाने दीजिए, फिर धीरे धीरे करके सारे राज खोल करके रख दूंगा मैं उनके। अरे ऐसा क्या कर दिया उसने जो आज तू उसके लिए इस तरह की बातें कर रहा है? सरस्वती ने कहा, दादी माँ, आपको सब बताऊंगा मैं, बल्कि बताऊंगा ही नहीं दिखाऊंगा भी, क्योंकि मैं भी जल्द से जल्द आप सब के सामने उनका असली चेहरा दिखाना चाहता हूं। वो चेहरा जिसे उन्होंने ना जाने कब से अपने अंदर छुपा रखा था। इधर किचन में खड़ी वसुधा अथर्व की आवाज सुनते ही हाल में भागते हुए आती है। नैना और मैना भी अथर्व को गुस्से में देख करके हाल के अंदर आ जाते हैं। वसुधा अपने बेटे के चेहरे पे गुस्सा देखते ही उससे पूछने लगती है, अथर्व बेटा, तू इतने गुस्से में क्यों दिख रहा है? क्या हुआ? तू अथैया के पास गया था ना उसको लेने के लिए, क्या हुआ? वो आई नहीं तेरे साथ? अथर्व गुस्से से कहते हुए, माँ, वह आई कि नहीं आई यह जानना जरूरी नहीं है आपके लिए, बल्कि यह जानना जरूरी है कि अब तक आपकी आंखों पे बंधी पट्टी क्यों नहीं उतरी। यह हर करवा चौथ के दिन आप उनके लिए व्रत करती हैं, मगर आपको आज तक यह क्यों नहीं पता चल पाया कि जिस इंसान की आप पूजा कर रही हैं वह तो पूजा के लायक ही नहीं है। अब तक आप अपने पति की सच्चाई क्यों नहीं देख पाई? कौन सी सच्चाई की बात कर रहा है तू क्या कह रहा है मुझे बेटा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत भोली हो माँ, आप उस जानवर को इंसान समझ बैठी हो। आप नहीं समझ में आएगा माँ, आपको नहीं समझ में आएगा। जब तक शिवराज नाम की पट्टी आपकी आंखों पर बंधी रहेगी तब तक नहीं समझ में आएगा आपको। अरे धोखा दे रहा है वह आदमी हम सबको, वह भी न जाने कितने सालों से। नीचे हाल से हल्ला मचते हुए देख करके शिवराज तुरंत रेलिंग के पास आकर के नीचे हाल में देखने लगता है। नीचे अथर्व सरस्वती और वसुधा को देखते ही वह स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए आने लगता है और अपने बेटे अथर्व को देख करके कहता है, यह सब क्या चल रहा है यहाँ? अथर्व, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम तो उस 2 कौड़ी की लड़की अथैया के पास थे ना, तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? अब सब कुछ बर्बाद तो कर दिया है तुमने और तुम्हारी उस अथैया ने। अरे इज्जत नीलाम कर दी है तुमने हमारी, अब और क्या करना चाहते हो तुम दोनों? यह सुनते ही अथर्व गुस्से से अपने पिता शिवराज को देखता है। शिवराज सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए चला आ रहा होता है। वसुधा घबराते हुए अपने पति शिवराज को देख रही होती है। अथर्व अपने पिता को नीचे आता हुआ देख करके तुरंत उससे कहने लगता है, कुछ नहीं, बस इतना जानना चाहता हूं कि वायु कौन लगता है आपका? यह सवाल सुनते ही वसुधा चौंकते हुए अपने बेटे को देखने लगती है। वहीं अथर्व की दोनों बहनें भी आपस में वायु के बारे में बातें करने लगती हैं। तभी वसुधा अथर्व को देखते हुए धीरे से चौंकते हुए कहती है, वायु? अथर्व गुस्से और नम आंखों
से, जी माँ वायु, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रिश्ता है आपके पति का उस वायु से। आखिर कौन लगता है वह वायु इनका? आखिर क्यों इन्होंने उसे अपनी कंपनी में जगह दी और क्यों यह बार बार शालिनी से मिलने जाते थे शिवराज अथर्व के पास आकर के? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी शादी सक्सेस नहीं हुई तो तुम अब अपने पिता का रिश्ता तोड़ रहे हो? अरे शर्म करो अथर्व, अपने पिता के बारे में ऐसी बातें करते हुए। यह सुनते ही अथर्व तुरंत अपनी जेब से अपना फोन बाहर निकालता है और गैलरी से एक तस्वीर निकाल करके अपने पिता को दिखाते हुए उससे पूछता है, अच्छा शर्म करूं तो बताइए इस तस्वीर में आप शालिनी के साथ क्या कर रहे हैं? अथर्व दीवार पे लगी हुई तस्वीर की फोटो अपने परिवार के लोगों को दिखाने लगता है। इस तस्वीर में शिवराज, शालिनी और वायु दिखाई दे रहे होते हैं। सरस्वती, वसुधा, नैना और मैना चौंकते हुए उस तस्वीर को देखने लगते हैं। वहीं अपनी तस्वीर देखते ही शिवराज अपनी नज़रें झुकाने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इतना बड़ा सच अथर्व को पता कैसे चल गया। अपने पिता के माथे पे पसीना आते हुए देख करके अथर्व तुरंत शिवराज को देखते हुए उससे कहने लगता है, अब बताइए क्या कर रहे हैं इस तस्वीर में आप? या क्या बेतुकी बातें कर रहे हो तुम अथर्व? अरे बिजनेसमैन हूँ मैं, रोज अलग अलग लोगों के साथ उठना बैठना लगा रहता है मेरा। अगर ऐसे में कोई मुझसे तस्वीर खिंचवाने के लिए कहेगा तो क्या मैं उन्हें फोटो खिंचवाने से रोक दूं? वहीं अथर्व को इस तरह से बात करते हुए देख करके सरस्वती को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से से अपने पोते अथर्व को देखती हैं और उससे कहती हैं, अथर्व यह सब दिखा करके तू आखिर साबित क्या करना चाहता है? अरे तेरा पिता है वह, कम से कम उसकी उम्र का तो लिहाज कर। दादी माँ, उम्र का लिहाज कर रहा था इसलिए अब तक मैंने आप लोगों को वह नहीं दिखाया जो मुझे कब का दिखा देना चाहिए था। जानना चाहती हैं क्या है वह? इतना कहते ही अथर्व तुरंत बंगले के बाहर जाता है और कुछ ही देर में अपने हाथ में एक डायरी लेकर के वापस लौटता है। वसुधा, सरस्वती, मैना और नैना चौंकते हुए अथर्व के हाथ को देखने लगती हैं। वहीं शिवराज भी चौंकते हुए उस डायरी को देख करके अचानक से कहता है, अरे यह तो, अथर्व गुस्से से देखते हुए, यह तो क्या डैड? वसुधा, सरस्वती, नैना, मैना और घबराते हुए अथर्व को अपने पिता शिवराज के पास कदम बढ़ाते हुए देख रहे होते हैं। अथर्व चलते हुए ठीक अपने पिता की आंखों के सामने खड़े हो करके उसकी आंखों में आंखें मिलाते हुए कहता है, बताइए ना डैड, यह तो क्या, शायद आपको याद आ गया कि यह कौन सी डायरी है, तभी तो आपके माथे पर पसीना आने लगा। इतना कहते ही अथर्व मुड़ करके अपनी दादी माँ सरस्वती के पास आता है और उन्हें वह डायरी देते हुए उनसे कहता है, लीजिए दादी माँ, यह वह डायरी है जिसमें मेरी माँ यानी माधवी ने अपने साथ हुए सुलूक को लिखा हुआ है। आप जानना चाहती है ना कि आपके बेटे ने क्या क्या किया है? पढ़िए इसे और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। यह सुनते ही सरस्वती तुरंत अथर्व के हाथ से उस डायरी को ले लेती हैं और उसके पेज पलटते हुए पढ़ने लगती हैं। वसुधा अपनी सास को माधवी की डायरी पढ़ते हुए देख रही होती है। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक ही सरस्वती की आंखों में क्रोध दिखने लगता है। डायरी पढ़ने के तुरंत बाद सरस्वती घूरते हुए अपनी बेटे शिवराज को देखने लगती हैं। वहीं अपनी माँ सरस्वती को आंखें दिखाते ही शिवराज की निगाहें नीचे झुक जाती हैं। सरस्वती माधवी के हाथ लिखी हुई डायरी को वसुधा को देती है। वसुधा उस डायरी को अपने हाथ में लेकर के उसके पेज पलटते हुए पढ़ने लगती है और वहीं अथर्व गुस्से से अपने पिता को देखते हुए हाल में खड़े हुए लोगों से कहता है, पढ़ लिया ना दादी माँ आपने? मेरी माँ अपनी मौत नहीं मरी बल्कि उन्होंने आत्महत्या की, वह भी सिर्फ इस इंसान की वजह से। अरे यह मेरी माँ के सामने उस औरत को अपने पास लाते थे, उसके साथ वो सब करते जो बोलने में भी मुझे घिन आ रही है। अरे क्या चाहती थी वह इनसे? बस थोड़ा सा समय, मगर नहीं, इनका समय तो उस शालिनी के लिए था। मेरी माँ को तो इनके ऊपर कोई हक था ही नहीं। सरस्वती, नैना और मैना भी घबराते हुए एक दूसरे को देखे जा रही होती हैं। तभी अथर्व अपने पिता शिवराज को घूरते हुए अपनी दादी माँ से कहता है, दादी माँ और सबूत चाहिए आपको? इतना कहते ही अथर्व जोर से वायु को आवाज लगा करके पुकारता है। तभी
बंगले के हाल में व्हील चेयर आती हुई दिखाई देती है। वायु का नौकर उसकी व्हील चेयर को पकड़े हुए उसे हाल के अंदर लेकर के आता है। यह देखते ही शिवराज चौंकते हुए वायु के चेहरे को देखने लगता है। वहीं वायु शिवराज को अपने सामने परेशान होते हुए देख करके मुस्कुराने लगता है। इधर सोफे के पास खड़ी वसुधा उस डायरी को पढ़ते हुए रोने लगती है। उसे डायरी में अथर्व की असली माँ ने लिखा हुआ था, मैं माधवी अपनी जिंदगी को आज खत्म करने जा रही हूँ, क्योंकि अब मुझसे यह सब नहीं सहा जा रहा है। अपने पति को हर रोज किसी दूसरी औरत की बाहों में देख करके थक चुकी हूँ। मैं अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि शिवराज ने मेरा मुंह बंद कर रखा है। वो मुझे हर रोज धमकी देता है कि अगर मैंने यह सब पुलिस या किसी और को बताया तो वो मेरी माँ और मेरी बहन को खत्म कर देगा। मेरा बड़ा बेटा वेद भी शिवराज की वजह से ही मुझे छोड़ करके चला गया। कईयों बार मैंने और माँ ने शिवराज को समझाया था, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने उस बंगले के उस हिस्से को कभी ठीक नहीं कराया जो जर्जर पड़ा हुआ था। मेरे एक बेटे की मौत का जिम्मेदार शिवराज ने मेरे दूसरे बेटे अथर्व को बना दिया और उसे हॉस्टल भेज दिया। लोगों को लगता है कि शिवराज ने अथर्व को सुधारने के लिए हॉस्टल भेजा है, मगर सच तो यह है कि शिवराज नहीं चाहता था कि शालिनी और उनके बीच में मैं या मेरे बच्चे आए। अब यह सब आगे सहने की मुझ में हिम्मत नहीं है, इसलिए आज मैं अपने आप को इस शरीर से रिहा करती हूँ। मरने से पहले मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि प्लीज मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे बेटे अथर्व को मत बनाना, क्योंकि मरने की वजह वो नहीं बल्कि उसके पिता शिवराज हैं। बस इतना चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे अथर्व के लिए माँ सिर्फ मेरी बहन वसुधा को ही चुना जाए, उस शालिनी को नहीं, क्योंकि मेरे जैसा प्यार उसे सिर्फ मेरी बहन ही दे सकती है। डायरी पूरा पढ़ने के बाद वसुधा गुस्से से अपने पति शिवराज को और वायु को घूरने लगती है। वायु मुस्कुराते हुए कभी वसुधा तो कभी शिवराज को देखे जा रहा होता है। तभी वसुधा डायरी वहीं टेबल पर रखते हुए वह अपने पति के पास आ करके उसकी आंखों में देखने लगती है। वहीं वसुधा की आंखें देखते हुए शिवराज अपने दांत पीसते हुए वसुधा से कहने लगता है। शिवराज घूरते हुए, वसुधा अपनी आंखें नीचे करो, भूलो मत तुम पति नहीं पत्नी हो। वसुधा गुस्से से शिवराज को, क्यों नीचे करूं आंखें? आपने की अपनी आंखें नीची? अरे यह सब करते समय जरा भी शर्म आई आपको? अरे शर्म आती है मुझे आप जैसे इंसान को अपना पति बोलने में। क्या क्या कहते थे आप कि मैंने अथर्व को कुछ नहीं सिखाया है उसे, इसलिए उसने अपनी माँ के बारे में इतना सब कुछ सुन करके भी आपकी गिरेबान नहीं पकड़ी। यह सुनते ही शिवराज अपनी पत्नी को घूरते उसके चेहरे पर चांटा मारने लगता है। वहीं यह देखते ही अथर्व तुरंत अपने पिता शिवराज का हाथ पकड़ लेता है और अपने पिता शिवराज को देखते हुए कहता है, डैड आगे से हाथ मत उठा लेना मेरी माँ पे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पति कहते हैं आप अपने आप को, आज तक पति का कोई भी फर्ज पूरा किया है आपने? अरे मैं चाहूं तो अभी भी इस डायरी को पुलिस के हवाले करके आपको जेल की हवा खिलवा सकता हूं। इतना कहते ही अथर्व तुरंत व्हील चेयर पर बैठे हुए वायु को देखने लगता है। वायु के चेहरे से अचानक ही मुस्कान गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर उदासी झलकने लगती है। यह देखते ही अथर्व अपने पिता शिवराज को देखते हुए उससे कहने लगता है, डैड आप अपने बेटे को पास रख करके भी खुद से दूर कर दिया, मगर इसके साथ ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि यह आपसे मीलों दूर पे था। इतना कहते ही अथर्व तुरंत अपनी माँ को देखता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उनसे कहता है, अथर्व वसुधा से कहते हुए, चलिए माँ। इतना कहते ही अथर्व तुरंत अपनी माँ वसुधा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी पीछे से अथर्व को रोकते हुए नैना मैना और वसुधा को देखते हुए उससे कहने लगते हैं, माँ अगर आप ही चली जाएंगी तो हम यहाँ कैसे रहेंगे? मैना पास आते हुए, माँ प्लीज हमें भी अपने साथ ले चलिए, प्लीज माँ हमें भी अपने साथ ले चलिए। यह सुनते ही वसुधा अपने बेटे अथर्व की तरफ देखने लगती है। वहीं अथर्व भी वसुधा की ओर देखने लगता है। इतने में नैना और मैना अथर्व के पास आती हैं और उसे देखते हुए उससे कहती हैं, प्लीज भाई हमें अपने साथ ले चलो, भाई हम यहाँ आप लोगों के बगैर नहीं रह सकते, प्लीज हम दोनों को छोटा समझ करके माफ कर दीजिए भैया, प्लीज अथर्व भैया हम दोनों बहनों को भी अपने साथ ले चलिए ना, प्लीज भाई प्लीज। नैना और मैना के मुंह से पहली बार खुद के लिए भाई सुन करके अथर्व धीरे से दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए नम आंखों से दोनों को देखने लगता है। वहीं वह दोनों एक बार फिर अथर्व से कहने लगती हैं, नैना
नम आंखों से, भैया प्लीज हमें अपने साथ ले चलिए, प्लीज हमें नहीं चाहिए यह शान शौकत, नहीं चाहिए ऐसी अमीरी जिसमें प्यार की जगह सिर्फ धोखा ही धोखा हर ओर दिखाई देता हो। हम दोनों माफी मांगते हैं भाई, जो आपके साथ इतने सालों से इतना बुरा बर्ताव किया। हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज हमें साथ ले चलिए, प्लीज भाई। यह सुनते ही अथर्व उन दोनों को देखते हुए, उनके हाथ को पकड़ते हुए धीमी मुस्कान से उन दोनों को देखने लगता है। यह देखते ही शिवराज घूरते हुए अपनी बेटियों को भी अपने घर से जाते हुए देखने लगता है। अब अथर्व, वसुधा, नैना और मैना बंगले से बाहर जाने लगते हैं। नैना और मैना बंगले से बाहर कदम रखने वाली ही होती हैं कि तभी शिवराज अपनी बेटियों को देखते हुए उन्हें पुकारता है और कहता है, शिवराज, नैना और मैना से जाने से पहले एक बात सुन लो तुम दोनों। अगर आज तुम दोनों ने इस घर से बाहर कदम रखा तो भूल जाना कि तुम्हें कभी यह घर देखने को मिलेगा। आज के बाद भूल जाना कि कभी तुम्हें इस तरह का ऐसो आराम मिलेगा भी, जो रईसों की तरह तुमने अपनी जिंदगी जी है ना, वह कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। अपने मन मुताबिक जो तुम पैसा बहाती रहती हो ना, वह अब जिंदगी में तुम कभी नहीं बहा पाओगी। यह सुनते ही नैना और मैना के कदम ठहर जाते हैं। वह यह सुनते ही पलटते हुए अपने पिता शिवराज को देखने लगती है। उसके साथ साथ वह दोनों बहनें अपने कदम वापस बंगले के अंदर करने लगती हैं। यह देखते ही वसुधा समझ जाती है कि उसकी बेटियां कभी नहीं सुधर सकती, इसलिए वह दोनों को देखते हुए उन दोनों से कहने लगती है, मुझे पता था कि तुम दोनों को सिक्कों की खनक जरूर रोक लेगी, इसलिए तो मैंने तुम दोनों से कुछ भी नहीं पूछा था। चलो अथर्व, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। पैसों की खनक ने नहीं रोका हमें माँ, बल्कि हम तो यह बोलने के लिए रुके हैं कि हर चीज पैसों से नहीं होती है। एक अमीर घर में रहने वाला शख्स भी करोड़ों के जेवर पहनने के बावजूद भी दुखी रहता है, और एक गरीब घर में रहने वाला शख्स 500 रुपए में भी खुश रहता है। मुझे पैसा या शोहरत से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी माँ और मेरा परिवार चाहिए। अब वह जहाँ जाएंगे हम दोनों बहनें भी वही जाएंगे। तो जाओ फिर किस मुंह से, तो जाओ फिर किस लिए यहाँ रुकी हुई हो? जाओ जाओ तुम सब, पता चल गया ना तुम सबको सब कुछ, तो फिर जाओ तुम सब यहाँ से। नहीं है तुम में से मुझे किसी की जरूरत। जा रहे हैं डैड, मगर काश आपकी आंखों से इस दौलत का चश्मा उतर जाता तो आपको आपके बच्चों का प्यार भी दिखाई देता, यह भी दिखाई देता कि हम प्यार के भूखे हैं, दौलत के नहीं। इतना कहते ही अथर्व अपनी माँ वसुधा और अपनी बहन नैना और मैना को देखने लगता है। नैना और मैना उसके चेहरे को देखती हैं और मुस्कुराते हुए बंगले से बाहर कदम रख लेती हैं। कुछ ही देर में वह लोग बंगले से बाहर निकल जाते हैं। इधर हाल में शिवराज उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। इतने में उसका ध्यान अपनी माँ वसुधा और अपने बेटे वायु पे जाता है। वह अपनी माँ को अभी भी अपने पास देख करके उनसे पूछने लगता है, जब सब जा रहे हैं तो फिर आप क्यों ठहरी हुई हैं माँ? आपको भी तो मैं गलत दिखाई दे रहा हूं ना? सरस्वती शिवराज से कहते हुए, शिवराज गलत तो तुम हो, बच्चा बुरा हो या भला हो, माँ के लिए वह हमेशा राजा बेटा ही होता है, मगर तुम तो किसी के भी काबिल नहीं हो। अच्छा है जो वह सब तुम्हें छोड़ करके चले गए। माँ हूं तुम्हारी, इसलिए तुम्हें छोड़ करके तो नहीं जा सकती ना। मतलब आपको मेरी बुराई दिखाई दे रही है, मगर आपको वह दिखाई नहीं दे रहा है जो उस वसुधा ने मेरे बच्चों के साथ किया। अरे मेरे ही बच्चों को आज उसने मेरे ही खिलाफ खड़ा कर दिया। काश मैंने अपने बच्चों को कुछ अच्छे सीख सिखाई होती तो शायद आज यह नहीं होता। सरस्वती शिवराज से, नहीं शिवराज तुम गलत बोल रहे हो, काश थोड़ी बहुत अच्छाई मैंने तुम्हें बचपन में ही सिखा दी होती तो तुम्हें आज यह सब देखने को नहीं मिलता। इतना कहते ही सरस्वती सीढ़ियों पे चढ़ते हुए हाल में चली जाती है। यह देखते ही हाल में व्हील चेयर पे बैठा हुआ वायु अपने पिता को देखते हुए उससे कहने लगता है, अरे वाह, मेरी वजह से तो बहुत बड़ी सुनामी आ गई इस घर में, मजा ही आ गया यह सब देख करके। काश मेरी माँ जिंदा होती इस घर को टूटते हुए देखने के लिए। यह सुनते ही शिवराज चौंकते हुए वायु के चेहरे को देखने लगता है। वहीं वायु मुस्कुराते हुए अपने पिता को देखते हुए उससे कहता है, हाँ डैड, माँ जा चुकी है मुझे छोड़ करके, और आपकी वजह से मेरी माँ, अथर्व की माँ और ना जाने कितने लोगों की माँ की जिंदगियां आपने बर्बाद कर दी होगी, मगर अब आप किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब आप भी इस घर से बाहर निकलेंगे। इतना कहते ही वायु अपने नौकर को देखने लगता है। वहीं उसका नौकर उसके चेहरे को देखते ही उसे हाल में से कमरों की तरफ ले जाता है।
इधर अम्मा के घर में आज पहली बार इतनी चहल पहल दिखाई दे रही होती है। अम्मा के घर में आज अम्मा के अलावा अथर्व की माँ और बहनें भी दिखाई दे रही होती हैं। इधर वसुधा कमरे के अंदर पलंग पे बैठी ना जाने किस गहरी सोच में दिखाई दे रही होती है। कमरे में वसुधा के अलावा उसकी दोनों बेटियां भी दिखाई दे रही होती हैं। जहां वसुधा पलंग पे तो वहीं नैना और मैना खिड़की के पास खड़ी हुई आसमान की तरफ देख रही होती हैं। इतने में कमरे के अंदर अथैया अपने बेटे कान्हा के साथ कदम रखती है। वसुधा को इतनी गहरी सोच में देख करके अथैया उसके पास आकर के उससे पूछती है, माँ आपको यहाँ अजीब या बुरा तो नहीं लग रहा है ना? वो क्योंकि आप आज पहली बार अपने घर से दूर हैं ना? यह सुनते ही खिड़की के पास खड़ी नैना चलते हुए पलंग के पास आती है और अथैया को देखते हुए उससे कहती है, नहीं भाभी ऐसा नहीं है, बल्कि हमें तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वसुधा अपनी बहू अथैया के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे मुस्कुराते हुए कहती है, अथैया बेटा, पता है किसी घर को घर कौन बनाता है? उस घर के लोग, वह लोग जिनके मन में एक दूसरे के लिए प्रेम, सद्भावना और अपनापन होता है। वो एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और इस घर के लोग ऐसा ही करते हैं। ऐसा कभी मैंने अपने घर में नहीं देखा है, जिससे यह तो साबित हो गया कि उस घर में सिर्फ पैसा है, प्यार नहीं है। और इस घर में वो है जो एक परिवार में होना चाहिए। इसलिए ऐसा मत सोचो कि मुझे यहाँ आकर के बुरा लगा, बल्कि मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यह सुनते ही अथर्व अचानक से उन सब के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। वह दरवाजे के पास खड़ा अथैया, वसुधा और अपनी बहनों को मुस्कुराते हुए देखने लगता है। अथर्व को अचानक से आता हुआ देख करके सभी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगते हैं। तभी अथर्व चारों को देखते हुए उन चारों से कहने लगता है, अच्छा ऐसा है क्या? यह सुनते ही सभी मुस्कुराते हुए एक दूसरे के चेहरों को देखने लगते हैं। अथर्व धीरे से कमरे के अंदर कदम रखता है और चारों से कहता है, तो चलिए इस खुशी में हम आइसक्रीम खाते हैं। इतना कहते ही अथर्व अपने पीछे से अपने हाथ आगे करता है और अपने हाथ की आइसक्रीम उन सभी को दिखाने लगता है। सभी अथर्व के हाथ में आइसक्रीम देखते ही कान्हा जीप निकालते हुए अथर्व से कहने लगता है, अरे वाह आइसक्रीम। अथर्व के हाथों में आइसक्रीम को देखते ही वसुधा तुरंत अथर्व को देख करके उससे कहने लगती है, यह सब क्यों बेटा? अथर्व मुस्कुराते हुए, इसलिए माँ क्योंकि आज मेरी माँ उस घर से आजाद हुई हैं। मैं आपकी बहन को तो आजाद नहीं करवा पाया, मगर अपनी इस माँ को तो मैंने आजाद करवा ही दिया। प्रॉमिस करता हूँ माँ, आज के बाद कभी आपको इस तरह का दर्द सहने नहीं दूंगा। यह सुनते ही वसुधा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वहीं अपनी माँ की आंखों में आंसू देखते ही नैना और मैना की आंखें भी भर आती हैं। वहीं सभी की आंखों में आंसू देखते ही अथर्व अपने आंसू पोंछते हुए उन सब से कहता है, चलो अब रोना धोना बंद करो और सासू माँ के कमरे में चलो। मगर वहां क्यों? अथर्व अथैया से नाराज होते हुए, अथैया क्या यार, मैं दामाद हो करके सब कुछ याद करके बैठा हुआ हूं और तुम बेटी हो करके कुछ भी याद नहीं रखती हो। अथैया परेशान होते हुए, ओ गॉड, मतलब आज अम्मा का जन्मदिन है। ओ गॉड, मैं इतना इंपॉर्टेंट दिन कैसे भूल सकती हूँ? अथैया तुम इस इंपॉर्टेंट दिन को भूल चुकी हो। सॉरी, चलो प्लीज अम्मा जी के पास जल्दी जल्दी चलो। बंगले में अब शिवराज, उसकी माँ सरस्वती और उसके बेटे वायु के अलावा कोई भी नहीं होता। शिवराज डाइनिंग टेबल के पास बैठा हुआ अपनी माँ सरस्वती को देखे जा रहा होता है। वह दोनों खाना शुरू करते उससे पहले ही वहां वायु आ पहुंचता है। वायु का नौकर उसकी चेयर को पकड़े हुए डाइनिंग रूम से उसे लेकर के आता है। वायु को डाइनिंग रूम में आता हुआ देख करके दोनों उसे घूरते हुए देखने लगते हैं। वहीं वायु अंदर आते ही घर की नौकर विनीता से कहता है, अरे वाह, क्या डिनर बनाया है तुमने? इसकी खुशबू तो मेरे रूम तक आ रही थी, इसलिए तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। डाइनिंग टेबल के पास आते ही वायु एक एक करके टेबल पे रखे बर्तनों को खोल खोल करके देखने लगता है। डिनर गर्मा गर्म होता है और उसमें से बहुत अच्छी महक उड़ रही होती है। वायु का नौकर उसे तुरंत व्हील चेयर से उतारने में मदद करता है और उसे वहीं उन दोनों के पास बैठा देता है। यह देखते ही शिवराज गुस्सा होकर के वायु से कहने लगता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वायु घूरते हुए शिवराज को, क्या मतलब कि
मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा कि मैं यहाँ डिनर करने के लिए बैठा हूँ। शिवराज घूरते हुए, डाइनिंग टेबल पे हमारा परिवार बैठ करके डिनर करता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच बैठने की? डैड, क्या आप भूल गए हैं कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूं? अथर्व खुद मुझे यहां आपके पास छोड़ करके गया था। इसका मतलब आज के बाद आप अपने छोटे बेटे के साथ रहेंगे, वो भी शायद जिंदगी भर। शिवराज गुस्से से देखते हुए, बकवास बंद करो अपनी और चले जाओ यहां से। नहीं जाऊंगा। क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते मिस्टर शिवराज, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हजारों सबूत हैं उस अथर्व के पास और मेरे पास भी, और यह हजारों सबूत काफी हैं आपको जेल भेजने के लिए। इसलिए कह रहा हूं कि आप चुपचाप डिनर कर लीजिए और मुझे भी करने दीजिए। यह सुनते ही शिवराज गुस्से से अपने पास खड़े हुए नौकर को देखने लगता है और उससे कहता है, मैं डिनर अपने रूम में करूंगा। शिवराज ने नौकर से कहा, यहां इस इंसान के साथ बैठ करके मेरा खाना नहीं पचने वाला। इतना कह करके शिवराज कुर्सी से उठ करके खड़ा हो जाता है और सीढ़ियों पे चढ़ते हुए वहां से चला जाता है। इधर डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ वायु मुस्कुराते हुए शिवराज को आते हुए देख रहा होता है। शिवराज के वहां से जाते ही दादी माँ की आंखों को बंद होते हुए देखते हैं। दादी माँ की आंखें अचानक से ही बंद हो जाती हैं। तभी वायु अचानक से उठ करके खड़ा हो जाता है। वायु को अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देख करके वायु का नौकर उससे कहने लगता है, नौकर पसीने पसीने होते हुए, सर आप तो अपने पैरों पर चल नहीं सकते थे ना, तो फिर आज कैसे? वायु नौकर को देखते हुए, वो ऐसे कि मैं अब तक लंगड़ा होने का नाटक कर रहा था, मेरा कोई पैर वैर नहीं टूटा है जो मैं लंगड़ों की तरह इस व्हील चेयर पे बैठा रहूं। नौकर घबराते हुए, मगर वायु नौकर से घूरते हुए, अगर मगर कुछ नहीं, जाओ और इस खाने को ऊपर मेरे डैड को भी खिला करके आओ। इधर अम्मा के कमरे पे कोई दस्तक देता है। अम्मा इस आवाज को सुनते ही दरवाजे के पास आती हैं और दरवाजा खोल देती हैं। दरवाजा खोलते ही वह अपने सामने अथर्व, कान्हा, अथैया, वसुधा, नैना और मैना को खड़ा हुआ देखती हैं। अथर्व अपने हाथ में बड़ा सा केक लिए हुए अम्मा की ओर देख रहा होता है। सभी को कमरे के बाहर खड़ा हुआ देख करके अम्मा मुस्कुराते हुए सभी को देखने लगती हैं। तभी अथर्व मुस्कुराते हुए अम्मा से कहता है, जन्मदिन मुबारक हो सासू माँ। अम्मा अचानक से, थैंक यू, मगर तुम लोगों को कैसे पता चला कि आज हमारा जन्मदिन है? अथर्व मुस्कुराते हुए, सासू माँ आपका दामाद हूँ, इतनी खबर तो मैं भी रखता हूँ। चलिए अब जल्दी से केक कटवाइए, नहीं तो केक पिघल जाएगा। इतना कहते ही अथर्व अम्मा के कमरे के अंदर चला जाता है। वह झट से केक को अंदर आ करके टेबल पे रख देता है। केक धीरे धीरे करके बाकी सब भी कमरे के अंदर चले आते हैं। वहीं अथैया अपनी माँ के पास आकर के अपने कान पकड़ते हुए उससे कहती है, अम्मा सॉरी, घर में इतनी परेशानियां चल रही थी कि इन परेशानियों की वजह से मुझे आपका जन्मदिन भी याद नहीं रहा। सॉरी अम्मा। या सुनते ही अम्मा तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरती हैं और उससे कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, यह सब तो होता रहता है। चल, तूने ना सही तो तेरे पति ने ही तो याद रखा मेरा जन्मदिन। वैसे भी तू और वो कोई अलग थोड़े ना है, हो तो तुम दोनों एक ही ना। अम्मा का इतना कहना ही होता है कि तभी अथर्व केक पर मोमबत्तियां सजा करके अम्मा जी से उसे फूंकने को कहने लगता है। अम्मा जी अपने घर में पहली बार इतने सारे लोगों को देख करके बेहद खुश हो उठती हैं। इतने में वसुधा मुस्कुराते हुए अम्मा से कहती है, अम्मा जी अब फूंक भी दीजिए। या सुनते ही अथर्व तुरंत अपनी माँ को देखते हुए उससे कहता है, माँ, अम्मा जी, हम लोगों के लिए अम्मा जी, मगर आपके लिए तो वो शांति देवी हैं। वसुधा मुस्कुराते हुए, शांति देवी? यह सुनते ही अम्मा मुस्कुराते हुए अथर्व को देखने लगती हैं। सभी अम्मा जी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। सभी के चेहरे की खुशी देख करके अम्मा बहुत खुश हो करके अपना केक काटती हैं। केक काटते ही अथैया अपनी माँ के करीब आने लगती है, मगर अम्मा जी के केक काटने के तुरंत बाद उस केक को अपने हाथ में ले करके पहला टुकड़ा अथर्व को खिला देती है। यह देखते ही अथर्व भी तुरंत अम्मा जी को अपने हाथ से केक खिला देता है। वसुधा थोड़ा केक लेती है और अम्मा जी के
केक खिलाते हुए उससे कहती है, जन्मदिन मुबारक हो शांति देवी जी उर्फ अम्मा जी। सभी मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं, सभी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही होती है। इधर अथैया अपनी माँ अम्मा जी को पहली बार इतना खुश देख करके अथर्व से धीमे स्वर में कहती है, अथैया धीमे स्वर में, थैंक्स अथर्व मेरी अम्मा का जन्मदिन मनाने के लिए, अपने परिवार को यहाँ लाने के लिए। आज अम्मा बहुत खुश हैं। थैंक्स अथर्व थैंक्स। अथर्व मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में, अथैया वह जितनी तुम्हारी माँ है ना, वो उतनी मेरी भी माँ है। भले सासू माँ है पर माँ तो है ना। अथर्व का इतना कहना ही हुआ होता है कि तभी अचानक से अथर्व का फोन रिंग करता है। अथर्व तुरंत अपने फोन को देखता है। वह देखता है कि उसके फोन पर उसके घर की नौकरानी विनीता का कॉल आ रहा है। यह देखते ही तुरंत अथर्व कॉल पिक करते हुए कहता है, हेलो। विनीता घबराते हुए कॉल पर, अथर्व भैया वो दादी माँ और शिवराज जी। यह सुनते ही अथर्व अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूछता है, क्या हुआ दादी माँ को? वहीं अथर्व के मुंह से दादी माँ सुनते ही सभी चौंकते हुए अथर्व को देखने लगते हैं। वसुधा सरस्वती का नाम सुनते ही तुरंत फोन के पास आकर के खड़ी हो जाती है। तभी अथर्व अपने सामने खड़े हुए सभी को देखने लगता है और कॉल पर अपनी नौकर से पूछता है, विनीता हुआ क्या है, बोलो तो, आखिर क्या हुआ है दादी माँ को? विनीता घबराते हुए, मर गई है वह, यहाँ टेबल पर मरी पड़ी हुई है सरस्वती जी। भैया वो वायु बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं है, पता है वो इंसान तो लंगड़ा भी नहीं है। अथर्व चौंकते हुए, क्या? विनीता घबराते हुए, हाँ अथर्व भैया उसने दादी माँ को मार दिया है और अब वह शिवराज जी के पीछे पड़ा हुआ है। अथर्व भैया प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए, प्लीज जल्दी कीजिए। अथर्व परेशान होते हुए, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहते ही अथर्व तुरंत कॉल कट कर देता है और अथैया को देखने लगता है। वहीं अथैया, अम्मा जी, वसुधा, नैना और मैना भी अथर्व को घबराते हुए देखने लगती हैं। तभी अथैया घबराते हुए अथर्व से कहती है, अथैया घबराते हुए, अथर्व तुम वहां अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी वहां। नहीं अथैया वहां खतरा है, तुम यहां रुको और कान्हा को देखो। इतना कहते ही अथर्व वहां से जाने लगता है। तभी वसुधा उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वसुधा के पीछे पीछे अथैया भी जाने लगती है, मगर वह जाने से पहले अपनी माँ अम्मा जी से कहती है, अथैया घबराते हुए, अम्मा जी कान्हा के और नैना मैना का ख्याल रखना। नैना और मैना तुम दोनों भी यहीं रुको और एक दूसरे के साथ रहो। इतना कहते ही अथैया भी घर से बाहर निकल जाती है। अम्मा तुरंत अपने लोगों को अथर्व के साथ भेज देती हैं। वह लोग तुरंत अथैया को कार पे बैठाते हैं और बंगले की तरफ चल पड़ते हैं। अथर्व अपनी कार में बैठता है और अपनी माँ को अपने साथ बैठा करके बंगले की तरफ चल पड़ता है। अपने से पहले अथैया को वहां से जाते हुए देख करके अथर्व गुस्सा होते हुए वसुधा से कहने लगता है, यह कभी नहीं मानती है मेरी बात, अगर इसे कुछ हो गया तो क्या जवाब दूंगा मैं कान्हा को। इधर बंगले के पास आकर के अथर्व अपनी कार साइड में करता है और तुरंत कार से बाहर निकल आता है। वसुधा भी तुरंत कार से बाहर निकलती है और घबराते हुए अथर्व को देखने लगती है। अथर्व और वसुधा एक दूसरे को देखते हैं और दौड़ते हुए बंगले की तरफ जाने लगते हैं। इतने में वहां अथैया अपनी माँ के लोगों के साथ आ पहुंचती है। वह कार का दरवाजा खोलती है और कार से बाहर निकलती है। दरवाजा खोलते ही अथैया दौड़ते हुए अथर्व के पास आ जाती है। अथर्व उसे अपने सामने देखते ही उस पर गुस्सा होने लगता है कि इतने में ही उन सभी को शिवराज के चीखने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज बंगले के सबसे ऊपरी माले से सुनाई दे रही होती है। तीनों नीचे से ही ऊपर मुंह करके बंगले के टेरेस को देखने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पर शिवराज दिखाई देता है। शिवराज एक कुर्सी पर बैठा हुआ होता है जिस पर रस्सी बंधी हुई होती है और वह कुर्सी आसमान में झूल रही होती है। कुर्सी को हवा में टंगा हुआ देख करके अथर्व, वसुधा और अथैया एक दूसरे को चौंकते हुए देखने लगते हैं। वहीं अथर्व यह देखते ही तुरंत भागते हुए बंगले के अंदर चला जाता है। बाहर खड़े वसुधा और अथैया घबराते हुए शिवराज को देख करके घबराए जा रहे होते हैं। इधर अथर्व भागते हुए अंदर आता है। अंदर आते ही अथर्व अपनी दादी माँ सरस्वती को टेबल पर पड़ा हुआ देखता है। अथर्व अपनी दादी माँ को पुकारते हुए उसके पास आता है और वह उसे छू
छू करके देखता है तभी उसे पता चलता है कि उसकी दादी माँ कुछ देर पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। वहीं उसे फिर एक बार शिवराज की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनते ही अथर्व भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर जाने लगता है। इधर नीचे वसुधा और अथैया भी दौड़ते हुए बंगले के अंदर आने लगती हैं और अंदर आते ही टेबल पे पड़ी सरस्वती को देखती हैं। उसे देखते ही वसुधा जोर से चीखते हुए उसके पास आती है और माँ माँ कह करके रोने लगती है। उठिए माँ, प्लीज उठ जाइए कहने लगती है। यह सब देख करके अथैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर अथर्व ऊपर आते ही वायु को छत पर खड़ा हुआ देखता है। उसे देखते ही वह भागते हुए उसके पास आता है और उसे मारने लगता है। वहीं वायु खुद पर हमला होते हुए देख करके उसे मारने लगता है। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। इतने में अथर्व उसे फर्श पे गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ करके उससे पूछने लगता है, क्यों मारना चाहता है मेरे डैड को? तू जानते नहीं हो तुम? बोलो, क्या दिखाई नहीं देता है तुम्हें? अरे यह वही इंसान है जिसने तुम्हारी माँ के साथ साथ मेरी माँ को भी दुख पहुंचाया। अगर वो गलत हैं तो तुम कौन सा सही हो? वायु गुस्से से अथर्व से, नहीं हूं ना सही मैं तो ना ही सही, मगर आज तो मैं इस आदमी को नर्क पहुंचा करके रहूंगा क्योंकि यह स्वर्ग के लायक तो है ही नहीं। इतना कहते ही वायु उसके चेहरे पर 2-3 मुक्के मारता है। अथर्व तुरंत उसके ऊपर से हट जाता है। वायु उठ करके खड़ा होता है और अपने पिता के पास आकर के उसकी रस्सी काटने लगता है। यह देखते ही अथर्व उसे रोकने के लिए उसकी गर्दन पीछे से पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींच करके फिर से जमीन पर उसे पटक देता है और उसे मारने लगता है। वहीं अथर्व भी वायु के ऊपर हमला किए जा रहा होता है। अथर्व गुस्से से वायु को मारे जा रहा होता है तो कभी वायु गुस्से से अथर्व को मार रहा होता है। अपने बेटे के मन में अपने लिए इतना प्यार देख करके शिवराज की आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसे अब खुद पर शर्म आने लगती है कि उसने अपने बेटे के बारे में क्यों इतना बुरा भला सोचा। इतने में वायु अपने आसपास हाथ करता है तभी उसके हाथ में थोड़ी मिट्टी सी पड़ी हुई दिखती है। वह तुरंत उस मिट्टी को उठाता है और अथर्व के मुंह पर फेंक देता है। यह देखते ही तुरंत अथर्व अपने मुंह को पकड़ करके छूने लगता है। वायु तुरंत अथर्व के कंधे पकड़ करके उसे अपने ऊपर से हटा लेता है और उठ करके खड़ा हो जाता है। अथर्व अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी आंखों को पोंछ रहा होता है। वायु धीरे धीरे अपने कदम रस्सी के पास बढ़ाता है और चाकू से उसे काटने लगता है। अथर्व तुरंत भागते हुए उसके पास आता है और उसके कंधे पे लात मार करके उसे हटा देता है। इतने में छत पर अथैया और वसुधा भी आ पहुंचते हैं। छत के किनारे पे अथर्व और वायु में लड़ाई हो रही है। वहीं इधर रस्सी के बलबूते पर शिवराज वहां से टंगा हुआ जोर जोर से मदद मांग रहा होता है। यह देखते ही वसुधा तुरंत शिवराज से कहने लगती है, आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपको बचा लेंगे। हाँ पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, अथैया शिवराज से कहते हुए। इधर किनारे पे वायु और अथर्व के बीच जम करके लड़ाई हो रही होती है। वायु अपने कदमों को पीछे की ओर करता है और अथर्व को सामने से आता हुआ देख करके उसे मारने लगता है। वायु 5 उंगलियां बंद करके मुट्ठी बनाता है और अथर्व को मारने के लिए उठता है। तभी अथर्व उसकी मुट्ठी पकड़ लेता है और उसकी मुट्ठी पर मुक्का मार देता है। इतने में पुलिस और एम्बुलेंस बंगले के बाहर आ पहुंचती है। वह तुरंत अंदर आते हैं और अंदर आते ही घर में सरस्वती की लाश को पड़ा हुआ देखते हैं। एम्बुलेंस वाले तुरंत उसकी लाश को उठा लेते हैं। इधर पुलिस अफसर अपने कदम बढ़ाते हुए छत पर पहुंच जाता है। छत पर आते ही वह शिवराज को कुर्सी पर बंधा हुआ देखते हैं। वह तुरंत नीचे खड़े हुए बाकी हवलदारों को ऊपर बुलाते हैं और अपने कदम आगे बढ़ाता है। अथर्व और वायु दोनों ही खून से लथपथ दिख रहे होते हैं। एक बार फिर से वायु चाकू उठा करके रस्सी को काटने लगता है। यह देखते ही अथर्व तुरंत उसके ऊपर वार करने लगता है कि तभी अफसर हवा में फायरिंग करता है। अथर्व और वायु ने एक दूसरे को मार मार करके बुरी हालत कर दी होती है। तभी पुलिस अफसर हवा में फायरिंग करते हुए दोनों को रोकता है। वायु चौंकते हुए अफसर को देखने लगता है, वहीं अथर्व भी चौंकते हुए पुलिस अफसर को देखने लगता है। इतने में ही वायु मुस्कुराते हुए अथर्व से कहता है, जो करना था वह तो कर दिया मैंने, बचा लो अपने बाप को। इतना कहते ही वायु अपने हाथ से रस्सी छोड़ देता है। रस्सी छूटते ही कुर्सी बंगले से नीचे की ओर गिरते हुए जाने लगती है। इधर वह देखते ही अथर्व तुरंत रस्सी को पकड़ लेता है और अपने पिता को गिरने से बचा लेता है। वहीं अफसर यह देखते ही वायु के पास आता है और उसकी कॉलर पकड़ करके उसे अपने साथ ले जाने लगता है। अफसर के साथ आए हुए दूसरे हवलदार
अथर्व की मदद के लिए सामने आ जाते हैं और वह सब मिल करके शिवराज को बचा लेते हैं। शिवराज के वापस आते ही हवलदार तुरंत उसकी रस्सी खोलते हैं। शिवराज तुरंत कुर्सी से उठ करके खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद बंगले के बाहर खड़ी एम्बुलेंस सरस्वती की नौकरानी विनीता और वायु के नौकर की डेड बॉडी को उठा करके एम्बुलेंस में लिटा करके उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। अफसर वायु को पकड़ करके अपने साथ ले जाती है। वहीं अथर्व भी अपनी मां और अथैया के साथ वहां से जाने को तैयार हो जाता है। वह अपनी मां को देखता है और उससे कहता है, चलिए मां, अब यहाँ क्या काम है हमारा। शिवराज नम आंखों से, अथर्व क्या माफ नहीं करोगे अपने पिता को? प्लीज माफ कर दो मुझे। इतना कहते ही शिवराज अपने बेटे के पैर की तरफ झुकता है। तभी अथर्व उसके हाथ को पकड़ करके अपने सीने से लगा लेता है। शिवराज उसकी पीठ को सहलाने लगता है और नम आंखों से उससे कहता है, शिवराज रोते हुए, माफ कर दो बेटा, मैंने जो भी तेरे साथ किया है उन सब के लिए मुझे माफ कर दे। मैं तुम सब से माफी मांगता हूं, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अथर्व नम आंखों से, अगर माफी चाहिए तो आज आपको फिर एक बार मुझे और मेरी मां को अपनाना होगा। इतना ही नहीं, आपको अथैया को भी अपनी बहू मानना होगा। शिवराज उदास होते हुए, बेटा माफी के लिए तो मैं अब कुछ भी करने को तैयार हूं, तू बस मुझे माफ कर दे। अथैया बेटा, अब तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पापा जी, मैंने तो आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। अब रही बात अथर्व को माफ करने की, तो उसके लिए आपको हम सबके साथ मिलकर के रहना होगा। इतना कहते ही शिवराज एक बार फिर से अपने बेटे के गले लग जाता है और वहीं पर सब लोग मिलकर के एक ही घर के अंदर खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।